हेलो बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का हम अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। क्लास 10th की बायोलॉजी में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पादपों में पोषण, मनुष्यों में पोषण देख लिया है, उसके बाद पाचन भी देखा है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परिवहन। अब स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी को फॉलो करते होंगे तो एनसीईआरटी में एक टॉपिक के रूप में दिया है, यदि अन्य बुक फॉलो करते होंगे तो उसमें एक चैप्टर के रूप में दिया है। बेसिकली हम लोग जो है दो तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब कि पादपों में परिवहन पढ़ेंगे और मनुष्यों में परिवहन पढ़ेंगे। जानवरों में परिवहन नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो जो है जैसे मनुष्यों में होता है कुछ उसी टाइप का थोड़ा बहुत हेर फेर होता है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन पढ़ेंगे। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना, मतलब कि स्थानांतरित हो जाना, परिवहन कहलाता है। जैसे स्टूडेंट आप सोचो जरा कि अगर हम लोग प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं, हमको प्रयागराज जाना हो तो किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है ना भाई, तभी तो हम प्रयागराज पहुंचते हैं। परिवहन के साधन होते हैं हमारे लिए, या हम अपनी जो है बाइक से प्रयागराज पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब कोई ना कोई माध्यम होता है जो चीज़ों को स्थानांतरित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। परिवहन के साधन कहलाते हैं और ये प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। अब जैसे आप सोचो कि जैसे हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचती है, तो क्या फेफड़ों तक ऑक्सीजन का पहुंच जाना पर्याप्त है? नहीं, इसको प्रत्येक कोशिका में पहुंचना है वरना भाई, तभी तो जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, हमें ऊर्जा मिलेगी। सही कह रहे हैं ना स्टूडेंट? बिल्कुल सही बात है। और जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, क्या वो उसी रूप में मिलता है? नहीं, उस रूप में भी नहीं मिलता। और जहाँ पे ये क्रियाएं होती हैं संपन्न, रूप परिवर्तन जहाँ पे होता है स्टूडेंट, क्या वहाँ तक इनका पहुँच जाना पर्याप्त है? मीन्स आहार नाल तक ही इनका पहुँच जाना या इनका जो है रूप परिवर्तन हो जाना पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं पर्याप्त है। इनको प्रत्येक कोशिका तक पहुँचना है, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचना है, तभी तो काम बनेगा, तभी तो उनका जो है पोषण उनको मिलेगा, तभी तो वृद्धि विकास करेंगे। जैसे पौधों की जड़ें जो हैं जल को अवशोषित करती हैं, लेकिन भोजन बनाने में जल की आवश्यकता आप लोग पढ़े हैं स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पढ़े ना कि पौधों की हरी पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अब जड़ों के मूल रूप ने तो जल को अवशोषित कर लिया, परंतु इसको कहाँ पहुँचना है? टॉप पे पहुँचना है, यानी कि पत्तियों तक पहुँचना है। तो कोई ना कोई माध्यम होगा, तभी तो वहाँ तक पहुँचेंगी। अब ये सब चीज़ें तो आप कुछ ना कुछ तो पहले से पढ़े हैं, इतना तो जानते ही हैं ना कि पौधों की कोशिकाओं में या जीवों की कोशिकाओं में ये भोज्य पदार्थ पहुँचेंगे, तभी तो जो है उनका पोषण होगा, उनका वृद्धि और विकास होगा। तो कहने का मतलब कि परिवहन क्या है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, परिवहन की परिभाषा क्या होती है। समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से, जहां उनका निर्माण होता है, जहाँ पे निर्माणकारी क्रियाएं घटित होती हैं, वहाँ से उठा करके कोशिकाओं तक लाना, तथा जो अनुपयोगी जो या हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए कि CO2 हमारे शरीर में निर्मित होता है, फिर उसको लंग्स तक लाया जाता है, लंग्स के माध्यम से वो शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। तो अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से उनका क्या हो सके, जहां से उन पदार्थों का परिवहन हो सके। समझ रहे हैं? तो एक बार पुनः डिफिनीशन देख लेते हैं। समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से शरीर की कोशिकाओं तक लाना, तथा अनुपयोगी यानी कि वेस्टेज और हार्मफुल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कोशिकाओं से निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से उनको बाहर निकाल दिया जाए, क्या कहलाता है? पदार्थों का परिवहन कहलाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट कि पदार्थों के परिवहन के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है।
अब वो माध्यम क्या है, कैसे पहुंचता है? तो जो पौधों में परिवहन होता है वो मुख्यतः दो ऊतकों के माध्यम से होता है, दो विशिष्ट ऊतकों के द्वारा होता है, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम का हिंदी रूपांतरण होता है बच्चे दारू, और फ्लोएम का मतलब होता है पोषवाह। तो ये दो ऊतक हैं जो भोजन अथवा जल तथा खनिज पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे लिख रखा है पौधों में परिवहन, जल तथा खनिज का परिवहन कौन करता है? जाइलम। जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन कौन करता है? जाइलम। भाई जल तो एक महत्वपूर्ण अवयव है, ये है पादपों के भोजन बनाने के लिए, और उनके वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए? उनको खनिज चाहिए, मिनरल्स चाहिए। अब मिनरल्स में आप समझिए कि जैसे पादपों को वैसे तो 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कुछ मात्रा में कैल्शियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए। तो जैसे अब नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए हम लोग यूरिया का छिड़काव करते हैं, फास्फोरस की कमी के लिए पोटास का छिड़काव करते हैं। तो इस तरह जो है कुछ बाह्य माध्यम ऐसा चुनते हैं जिससे उनकी वृद्धि और विकास हो सके। तो ये जो जाइलम नलिकाएं हैं जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन जिस माध्यम से करती हैं उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और मूलदाब, मूलदाब को जो है बहुत डिटेल्ड में आप क्लास 12th 11th में पढ़ेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन पहला प्रक्रम क्या है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए बहुत जरूरी है। अब आप समझिए कि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जल को पृथ्वी से अवशोषित करती हैं। अवशोषित किए गए जल का केवल और केवल 5% भाग पौधों के उपापचयी क्रियाओं में खर्च होता है। शेष 95% भाग जो है, या शेष 95% जल पौधों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प में विसरित हो जाता है। इस घटना को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब साइंस में, बचपन से साइंस में, सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है कि हमें वृक्षों के कटाव पर रोक लगाना चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, ये वर्षा करते हैं। तो तब तक हम लोग ध्यान नहीं दिए होंगे कि आखिर ये कैसे वर्षा करते हैं या किस तरह से सहायक होते हैं। लेकिन मुख्यतः जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो ये जो जल पादपों के जो पत्तियां होती हैं उनके रंध्रों के माध्यम से वायु में विसरित होते हैं। तो जब वायुमंडल ठंडा होता है तो ये कुछ समय बाद और तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोटा मोटी ऐसी समझिए, हम लोग भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। तो कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा मात्रा में वृक्ष होंगे उतने ज़्यादा मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होगा और कहीं ना कहीं ये वर्षा में सहायक होंगे। समझ गए स्टूडेंट? बहुत बढ़िया, एकदम डटे रहिए। दूसरा, अब जल तो पहुंच गया, पौधों के भोजन बनाने के लिए जल तो पहुंच गया जाइलम के माध्यम से। अब जो फ्लोएम होता है ऊतक, वो भोजन का स्थानांतरण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जो भोजन बना हुआ होता है उसका स्थानांतरण कौन करता है स्टूडेंट? फ्लोएम करती है। अब बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है। तो जो जाइलम होता है वो जल तथा खनिज पदार्थ का परिवहन करता है। अब इसी के अपोजिट लिखना चाहिए आपको ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। दूसरा, फ्लोएम जो होता है वो भोजन का स्थानांतरण, फ्लोएम नामक ऊतक किसका स्थानांतरण करता है स्टूडेंट? भोजन का। दूसरा, इसका बहाव जो है ऊपर की ओर होता है और इनमें दोनों दिशा में होता है। तो वैसे तो स्टूडेंट बच्चे जल्दी से कह लेते हैं कि जो है ये जो भोजन होता है वो पत्तियों जहाँ से उसका निर्माण हुआ है डायरेक्ट वहाँ से कहाँ पहुँच जाता है? पुनः जड़ों में। ऐसा नहीं है भाई, भोजन तो प्रत्येक कोश का को चाहिए ना। तो इसका बहाव जो है, जो फ्लोएम होता है इसका बहाव जो है दोनों दिशाओं में, ऊपर नीचे दोनों में होता है। और जो जाइलम होती हैं इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और जो फ्लोएम होता है उसकी कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। समझ गए बच्चे? बहुत बढ़िया। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि जल
का और खनिज का जाइलम कर रहा है परिवहन और इसमें फ्लोएम। अब जानते हैं कि कुछ विशिष्ट जो पादप होते हैं उनमें कैसे परिवहन होता है या कैसे वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन। तो मक्का जो होता है उसमें 3 से 4 लीटर जल अवशोषित होता है। सेब है उसमें 10 से 20 लीटर जो है। और जनरली जो पौधे होते हैं स्टूडेंट, वो भार के बराबर, अपने भार के बराबर, जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम है तो 100 ml या उसके आसपास जो जल होगा उसको 1 घंटे से कम समय में ही निकाल देते हैं, वाष्पित कर देते हैं। और संपूर्ण जीवन काल में ये तथ्य जो है कुछ विशेष है कि प्रत्येक पादप अपने भार से 100 गुना, अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने भार से 100 गुना ज़्यादा जल निकालते हैं, यानी कि उनमें जल का उस वाष्पोत्सर्जन होता है। समझ रहे हैं बच्चे? तो ये जो वाष्पोत्सर्जन होती है यह पादपों के लिए आवश्यक बुराई होती है। इस कोटेशन को याद रखना। इसको कर्टिस साहब ने कहा था कि वाष्पोत्सर्जन पादपों की एक आवश्यक बुराई है। तो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने देखा कि परिवहन कैसे कैसे होता है, किन किन माध्यमों से परिवहन होता है, और कुछ पादपों में या संपूर्ण पादप में कितना कितना जल जो है ये वाष्पित होता है, निकलता है उसके कायिक अंगों द्वारा, और ये किस तरह से बारिश में अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सब चीज़ों को हमने जाना। अभी मूल दाब पढ़ना है, फिर भोजन का स्थानांतरण इसमें कैसे होता है। तो एक चीज़ और समझते हैं स्टूडेंट कि वाष्पोत्सर्जन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे इसमें होता है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट्स है, अब इसकी पत्ती यहाँ से, तो ये जाइलम जो है ऐसे 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 करके सीधा कहाँ तक फैला रहता है, जड़ तक। तो ये जाइलम है, जाइलम में जानते ही हैं आप क्या होता है, जल होता है। अब इसको नया जल यानी कि पौधों की जड़ों द्वारा इसको अवशोषित करना है जल को, तब इस यहाँ तक पहुँचना है। तो ये कैसे पहुँचेगा, तो सबसे ऊपरी भाग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है जब टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, तो यहाँ से कुछ जल वाष्पित हो जाएगा, तो ये जगह खाली हो जाएगी, फिर इस जगह को यहाँ भर लेगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते एक कंडीशन ऐसे पहुँचेगी, एक कंडीशन ऐसे होगी कि ये जो भाग है वो क्या करेगा, जड़ों के अवशोषित जल का इस्तेमाल करेगा और फिर धीरे धीरे ऐसे पहुंचाएगा। तो कहने का मतलब कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है ये जाइलम के माध्यम से होती है। आप लोगों ने जाना ही। अब इसमें जो गैप क्रिएट होता है वो ऐसे फुलफिल होता रहता है और ये जड़ों तक, ये जाइलम तक जो है फैला हुआ होता है। बाद में इसकी कायिक अंगों द्वारा जल क्या होता है, वाष्प में विसरित हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि हम लोग अभी जो है जल खनिज का स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन की सहायता से देखा, जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखा, परिवहन की परिभाषा देखी। अब हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में इसके नेक्स्ट की चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे और आप लोग जो है बढ़िया ढंग से मस्ती के साथ बायोलॉजी पढ़ते रहिए। आपका ये बायोलॉजी एडुकेटर सूरज सर आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, नमस्कार।